हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। दोस्तों, हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी बुक्स की सीरीज़, जिसमें हम पढ़ रहे हैं एनसीईआरटी साइंस क्लास 8 और हमने 7 चैप्टर पढ़ लिए हैं। हम पढ़ रहे हैं चैप्टर नंबर 8, जिसका एक पार्ट हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। वीडियो लेंदी होने की वजह से हमने इसको 2 पार्ट में डिवाइड कर रखा है। ओके, आइए देखते हैं। हमने पिछली क्लासेस में पढ़ा था, पिछली क्लास में ये मैग्नेट वाला एक्टिविटी है ना। आइए आगे देखते हैं क्या है। अब देर तक वीडियो के साथ बने रहिए और प्लीज़ लाइक कर दीजिए, है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। Does the magnet on the rollers begin to move when the other magnet is brought near it? जब हम दूसरे मैग्नेट को पास ला रहे थे तो क्या हो रहा था, दूसरा मैग्नेट पे फोर्स लग रहा था, है ना, वो थोड़ा सा मूव कर रहा था। और does it always move in the direction of approaching magnet? What do these observations suggest? हम इस ऑब्जर्वेशन से क्या निष्कर्ष निकाल सकते हैं, क्या रिजल्ट निकाल सकते हैं। Does it mean some force must be acting between the two magnets? क्या दोनों मैग्नेट्स के बीच कोई फोर्स लग रहा है। हमने क्लास 6 में पढ़ा था कि जो लाइक पोल्स होते हैं, एक जैसे जो पोल्स होते हैं, मतलब सेम पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ नॉर्थ या फिर साउथ साउथ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को रिपल करते हैं, है ना। सेम पोल्स रिपल करते हैं। और जो अनलाइक पोल्स होते हैं, जैसे नॉर्थ साउथ है या फिर साउथ नॉर्थ, वो क्या करते हैं, एक दूसरे को अट्रैक्ट करते हैं। ठीक है। अट्रैक्शन और रिपल्सन बिटवीन ऑब्जेक्ट्स कैन आल्सो बी सीन एज अनदर फॉर्म ऑफ पुल और पुश। ये भी क्या है, अट्रैक्शन और रिपल्सन, ये भी पुल और पुश के फॉर्म है ना। जब हम दो मैग्नेट को पास ले आते हैं तो क्या होता है, या तो वो एक दूसरे को अट्रैक्ट कर लेते हैं या फिर एक दूसरे को रिपल करते हैं। ठीक है। ए मैग्नेट कैन exert a force on another magnet without being in contact with it। क्या होता है, मैग्नेट एक दूसरे को टच किए बिना एक दूसरे पर फोर्स अप्लाई करते हैं, है ना। तो हम इसको क्या बोलते हैं, किस टाइप का फोर्स है ये, नॉन कॉन्टैक्ट फोर्स है, क्योंकि वो बिना एक दूसरे को टच किए हुए एक दूसरे पे फोर्स लगाए। जैसे फ्रिक्शन होता है, फ्रिक्शन में क्या होता है कि बॉडी के कांटेक्ट में कोई सरफेस होता है ना, तो वहाँ पे कांटेक्ट फोर्स होता है। और जब हम मैग्नेट की बात करते हैं, दो मैग्नेट के बीच में नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है। ठीक है। द फोर्स एक्सर्टेड बाय अ मैग्नेट ऑन अ पीस ऑफ आयरन इज आल्सो अ नॉन कांटेक्ट फोर्स। जब हम क्या करते हैं, आयरन के रॉड को या फिर आयरन के किसी पीस को मैग्नेट के पास ले जाते हैं, तब भी उसमें फोर्स लगता है ना, वो चिपक जाता है उस पर मैग्नेट पे। तो इसका क्या मतलब है, उस पर भी नॉन कांटेक्ट फोर्स लगता है, क्योंकि हम दूर ही रखते हैं तब भी वो आके चिपक जाता है। ठीक है। अब एक्टिविटी है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, कैसा फोर्स है उसके बारे में एक्टिविटी से समझेंगे कैसा फोर्स है ये। टेक अ प्लास्टिक स्ट्रॉ एंड कट इट इनटू नियरली 2 इक्वल पीसेस। हम क्या करेंगे, एक प्लास्टिक की स्ट्रॉ को लेंगे और उसको 2 इक्वल पीसेस में कट कर लेंगे। ठीक है। अब हम उनको टेबल के किनारे पर लटका देंगे, ठीक, विद द हेल्प ऑफ अ पीस ऑफ थ्रेड। नाउ होल्ड द अदर पीस ऑफ स्ट्रॉ इन योर हैंड एंड रब इट फ्री एंड विथ अ शीट ऑफ पेपर। हम उसको दूसरे एंड को लेके क्या करेंगे, पेपर के शीट से उसको रब करेंगे। ठीक है। अब हम जो रब्ड वाला एंड है स्ट्रॉ का, उसको क्या करेंगे, जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ है जिसे हमने लटका रखा है उसके पास ले आएंगे और हम मेक श्योर करेंगे कि दोनों एक दूसरे को टच ना करें। ठीक है। अब हम ऑब्जर्वेशन देखेंगे और हम क्या ऑब्जर्व करते हैं। रब द फ्री एंड of the suspended piece of straw with a sheet of paper. Again bring the piece of straw that was rubbed earlier with paper near the free end of the suspended straw. What do you observe now? हम क्या करेंगे, हम इसको क्या करेंगे, इसको पेपर के साथ रब करके इस वाले जो हमने लटका रखा है स्ट्रॉ के पीस को उसके पास ले आएंगे। तो हम देखेंगे क्या, ये दोनों एक दूसरे को अट्रैक्ट कर रहे हैं, है ना। वो जो सस्पेंडेड स्ट्रॉ का पीस है वो इस वाले पीस के पास आ रहा है। ठीक। A straw is said to have acquired electrostatic charge after it has been rubbed with a sheet of paper। क्या हो रहा है, वो जो शीट ऑफ पेपर पे जब हम उसको रब कर रहे हैं तो उस पर क्या हो रहा है, इलेक्ट्रोस्टैटिक चार्ज आ जा रहा है। ठीक है। सच स्ट्रॉ इज एन एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी।
इसको हम क्या बोलते हैं, एग्जाम्पल ऑफ चार्ज बॉडी, मतलब चार्ज बॉडी ऐसे होते हैं जिन पे इलेक्ट्रॉन्स आ जाते हैं, ठीक है। द फोर्स exerted by a charged body on another charged or uncharged body is known as electrostatic force। जब क्या होता है, फोर्स लगता है चार्ज बॉडी पे ऑन अनदर चार्ज और अनचार्ज बॉडी, चार्ज बॉडी द्वारा किसी चार्ज बॉडी, जैसे हमारे पास एक स्ट्रॉ था, चार्ज बॉडी था, है ना। चार्ज बॉडी द्वारा किसी अनचार्ज या फिर चार्ज बॉडी पर कोई फोर्स लग रहा है तो हम उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, है ना। इसके बारे में हम आगे की क्लासेस में पढ़ेंगे 9th-10th में, ठीक है, डिटेल में। दिस फोर्स कम्स इनटू प्ले इवन व्हेन द बॉडीज आर नॉट इन कांटेक्ट। ये कब, ये बिना टच किए हुए भी, बिना कांटेक्ट के भी ये फोर्स अप्लाई हो सकता है, ठीक है। द इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स देयरफॉर इज अनदर एग्जांपल ऑफ नॉन कांटेक्ट फोर्स। किसका एग्जांपल है, नॉन कांटेक्ट फोर्स का, जैसे मैग्नेट का होता है, ठीक है। यू विल लर्न मोर अबाउट इलेक्ट्रिक चार्जेस इन चैप्टर 12। हम इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में चैप्टर नंबर 12 में पढ़ेंगे डिटेल में, ठीक है। अब आते हैं ग्रेविटेशनल फोर्स के बारे में पढ़ते हैं। ये कैसा फोर्स है, कांटेक्ट फोर्स है या फिर नॉन कांटेक्ट फोर्स है ना। यू नो दैट कॉइन और अ पेन फॉल्स ऑन द ग्राउंड। कोई भी चीज़ अगर वो हवा में है तो वो नीचे गिर जाती है, ठीक है। व्हेन इट स्लिप्स ऑफ योर हैंड, जैसे हमारे हाथ से फ़ोन छूट जाता है, गिर जाता है ना। हम कुछ काम करते रहते हैं, चीज़ें छूट के नीचे गिर जाती हैं, ठीक है। तो ऐसा क्यों होता है। लीव्स एंड फ्रूट्स आल्सो फॉल टू द ग्राउंड व्हेन दे गेट डिचेज फ्रॉम द प्लांट। जब प्लांट से क्या होती है, पत्तियां टूटती हैं या फिर फ्रूट्स टूटते हैं तो वो नीचे गिर जाते हैं, ठीक है। ऐसा क्यों होता है, न्यूटन साहब ने बताया हुआ है ऐसा क्यों होता है, ठीक है। देन द कॉइन इज हेल्ड इन योर हैंड, इट इज़ एट रेस्ट। जब हम उसको अपने हाथ में पकड़ते हैं तो रेस्ट में रहता है। एज सुन एज इट इज़ रिलीज्ड इट बिगिंस टू मूव डाउनवर्ड्स। जैसे हम उसको छोड़ते हैं वो नीचे की ओर गिरने लग जाता है। इससे क्लियर होता है कि स्टेट ऑफ मोशन ऑफ अ कॉइन अंडरगोज अ चेंज। जो उसका स्टेट ऑफ मोशन है वो क्या हो जाता है, चेंज हो जाता है। वो पहले रेस्ट में था, फिर वो मूव करने लगता है ना। तो उसके मोशन का जो स्टेट है वो बदल गया। क्या ये बिना फोर्स के हो सकता है, बिल्कुल नहीं हो सकता। अब ये फोर्स है कैसा, हम कैसे कहेंगे ये फोर्स है, कैसा, किस टाइप का फोर्स है, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स आर थिंग फॉल्स टुवर्ड्स द अर्थ बिकॉज इट पुल्स देम। अर्थ क्या कर रही है, इनको खींच रही है अपनी ओर। दिस फोर्स इज कॉल्ड फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। इस फोर्स को हम क्या बोलते हैं, फोर्स ऑफ ग्रेविटी और जस्ट ग्रेविटी। दिस इज एन अट्रैक्टिव फोर्स। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑब्जेक्ट। जितने भी अर्थ पे ऑब्जेक्ट्स हैं सब पे ये वर्क करती है। द फोर्स ऑफ ग्रेविटी एक्ट्स ऑन ऑल ऑफ अस ऑल द टाइम विदाउट बीइंग अवेयर ऑफ इट, है ना। हम उसके बारे में हमें पता भी नहीं चलता और वो हम पे लग रहा होता है। वाटर बिगिंस टू फ्लो टूवर्ड्स द ग्राउंड एज सुन एज वी ओपन अ टैप, है ना। जैसे हम टैप खोलते हैं वाटर नीचे की ओर बहने लग जाता है। रिवर्स में फ्लो कैसा होता है, डाउनवर्ड होता है ड्यू टू फोर्स ऑफ ग्रेविटी, ठीक है। अब ग्रेविटी इज नॉट अ प्रॉपर्टी ऑफ द अर्थ अलोन। इन फैक्ट एवरी object in the universe, whether small or large, exert a force on every other objects। जितने भी planets हैं, जितने भी यूनिवर्स में ऑब्जेक्ट है वो सब क्या कर रहे हैं, उन सब में ये ग्रेविटी होती है ना। दिस फोर्स इज नोन एज ग्रेविटेशनल फोर्स। अब प्रेशर के बारे में देखते हैं, हमने फोर्स पढ़ लिया, अब प्रेशर क्या होता है। इज देयर एनी रिलेशन बिटवीन प्रेशर एंड फोर्स, लेट अस फाइंड आउट। ट्राई टू पुश अ नेल इनटू अ वुडन प्लैंक्स बाय इट्स हेड। हम क्या करते हैं, एक कील को वो लकड़ी में ठोकते हैं। अगर उसमें लकड़ी में डालने की कोशिश करते हैं तो क्या हम सक्सीड होते हैं, क्या हमें सक्सेस मिलती है।
अगर हम उसकी हेड के साइड से उसको ठोक के डाल रहे हैं तब वो नहीं घुसेगी, है ना। जब हम उसके पॉइंटेड साइड से उसको कील को पुश करेंगे तब वो क्या हो जाएगी, लकड़ी में घुस जाएगी। तो ऐसा क्यों हुआ? ट्राई कटिंग वेजिटेबल्स विद अ ब्लंट नाइफ एंड देन विद अ शार्प नाइफ। हम किसी ऐसी जो नाइफ ख़राब है ना, मतलब मोटी सी है, उसमें धार नहीं है, हम उसके साथ वेजिटेबल कट करते हैं तो क्या होता है, एक तो कटती नहीं है और कटती भी तो बहुत मुश्किल से, बहुत सारा फोर्स लगाना पड़ता है हमें, है ना, बहुत मेहनत करनी पड़ती है। और अगर हम शार्प नाइफ से कट करते हैं तो क्या होता है, ईजिली वो कट हो जाता है ना। तो शार्प नाइफ से कट करना ईजियर होता है। तो ऐसा क्यों? Do you get the feeling that the area over which the force is applied, for example, the pointed end of the nail, plays a role in making these tasks easier? हाँ, किस पर डिपेंड कर रहा है? एरिया पे। वो एरिया जिस पे हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं वो क्या कर रहा है, वो ईजियर बना दे रहा है। जैसे हम क्या कर रहे हैं, जब हम कील्स के हेड पे डाल रहे थे प्रेशर तो वो क्या था, वो एरिया ज़्यादा था, और जब हम उसके पॉइंट पे प्रेशर डाल रहे थे तो एरिया उसका कम था। तो इससे क्या होगा, कम एरिया में ज़्यादा प्रेशर लग रहा है। द फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। किसी सरफेस के यूनिट एरिया पे जो फोर्स लगता है उसे हम कहते हैं प्रेशर, है ना। तो प्रेशर का फॉर्मूला क्या हुआ, फोर्स अपॉन एरिया। जितना हम फोर्स दे रहे हैं और जिस एरिया पे दे रहे हैं, ठीक है, उनका रेशियो ही प्रेशर है। एट दिस स्टेज वी कंसीडर ओनली दोज फोर्सेज विच एक्ट्स परपेंडिकुलर टू द सरफेस ऑन विच द प्रेशर इज टू बी कंप्यूटेड। ठीक है, पहली कह रही है, आई नाउ अंडरस्टैंड वाई पोर्टर्स प्लेस अ राउंड पीस ऑफ क्लोथ ऑन देयर हेड्स व्हेन दे हैव टू कैरी हैवी लोड्स, है ना। जो कूली होते हैं वो क्या करते हैं, अपने सर पे एक राउंड पीस ऑफ क्लोथ्स रख लेते हैं, कुछ इस तरीके से। देखो जैसे ये रेड कलर का रखा हुआ है। जब हम क्या करते हैं उस पर, जब हम सर पे ढेर सारा लोड लेके चल रहे थे, ठीक है। बाय डूइंग दिस दे इंक्रीज द एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ द लोड विद देयर हेड। वो क्या करते हैं, एरिया ऑफ कॉन्टेक्ट बढ़ा लेते हैं, जिससे क्या होता है, प्रेशर कम लगता है ना, जिससे उसका प्रेशर रिड्यूस हो जाता है। नाउ नोट दैट द एरिया इज इन द डिनोमिनेटर इज इन द अबव एक्सप्रेशन, है ना। कैसा है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। एरिया डिनोमिनेटर में है, एरिया जितना बढ़ता जाएगा प्रेशर उतना कम होगा, है ना। क्योंकि एरिया डिनोमिनेटर में है, अगर डिनोमिनेटर में बड़ी संख्या होगी, बड़ा नंबर होगा तो उसकी वैल्यू, पूरी ओवरऑल वैल्यू क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी, है ना। इस तरीके से जब हम एरिया ज़्यादा रखेंगे और तो प्रेशर अपने आप कम हो जाएगा, ठीक है। The smaller the area, larger the pressure on the surface for the same force. The area of the pointed end of the nail is much smaller than that of its head, है ना। पॉइंट का तो एरिया इतना ही होगा और उसके हेड का एरिया इतना है, तो क्या होगा, इस पे जो फोर्स लग रहा है उसके पॉइंट पे, उसके कंपैरिजन में जो फोर्स बाहर लग रहा है उसके हेड पे वो ज़्यादा होगा, है ना। The same force therefore produces a pressure sufficient to push the pointed end of the nail into the wooden plank। इससे क्या होता है, जब हम पॉइंट की तरफ से उसको पुट करते हैं, वुडन पे पुश करते हैं तो वो वुड पे तो वो एंटर कर जाता है ना। Can you explain now why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? Broad strap क्या होगा, उस पर भी प्रेशर कम लगेगा, है ना। And why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? उनमें sharp edges क्यों होती है, क्योंकि ज़्यादा प्रेशर लगेगा, ज़्यादा फोर्स, है ना, ज़्यादा प्रेशर लगेगा तो ईजिली काम हो जाएगा। डू लिक्विड एंड गैसेज आल्सो एक्सर्ट प्रेशर? क्या लिक्विड एंड गैसेज प्रेशर डालते हैं?
Does it also depends on the area which the force act? Let us find out. ओके हम एक एक्टिविटी से समझेंगे कि क्या लिक्विड एंड गैसेस में प्रेशर होता है, वो प्रेशर डालते हैं. टेक अ ट्रांसपेरेंट ग्लास ट्यूब और अ प्लास्टिक पाइप. हम कोई प्लास्टिक पाइप ले लेंगे जो क्या है, ट्रांसपेरेंट है. ठीक है. द लेंथ ऑफ द पाइप ट्यूब शुड बी अबाउट 25 सेंटीमीटर. 25 सेंटीमीटर की पाइप ले लेंगे कुछ इस तरीके से. ठीक है. एंड इट्स डायमीटर शुड बी 5 to 7.5 centimeter. Also take a piece of thin sheet of the good quality rubber, से रबर बलून. कुछ इस तरीके से ऐसे हम रबर बैलून ले लेंगे, है ना. क्या करेंगे, stitch the rubber sheet tightly over one end of the pipe. Hold the pipe at the middle, keeping it in a vertical position. Ask one of your friend to pour some water in the pipe. Does the rubber sheet bulge out? Note also the height of the water column in the pipe. Pour some more water. Observe again the bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe. Repeat this activity, repeat this process a few more times. Can you see the relation between the amount of bulge in the rubber sheet and the height of the water column in the pipe? हम क्या करेंगे, इसमें नीचे रबर लगा देंगे, फिर हम इसमें पानी भरते जाएंगे और नोट करते जाएंगे कि हमने कहाँ तक पानी भरा, और हम देखेंगे क्या रबर वहाँ से निकल जा रहा है कि नहीं निकल रहा है. ठीक है. अब दूसरी एक्टिविटी देखते हैं. टेक अ प्लास्टिक बॉटल. कैन यू टेक अ डिस्कार्डेड वाटर और सॉफ्ट ड्रिंक वाटर? ओके, तो बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं. ठीक है. You can take a discarded water or soft drink bottle, fix a cylindrical glass tube a few centimeter longer near its bottom as shown in figure 8.15. कैसे है, ऐसा. ठीक है. A few centimeter long near its bottom. You can do so by slightly heating one end of the glass tube and then quickly inserting it near the bottom of the bottle. Make sure that the water does not leak from the joint. If there is any leakage, seal it with molten wax. Cover the mouth of the glass tube with a thin rubber sheet as you did in activity 8.8. Now fill the bottle up to half with water. What do you observe? हम एक ऐसी बॉटल लेंगे, है ना, और हम क्या करेंगे, यहाँ पे ग्लास की एक ट्यूब लगा देंगे. ठीक है. और उस पर एक रबर लगा देंगे और हम उस पर पानी डालेंगे. ठीक है. और देखेंगे कि रबर कब निकल जाता है. ठीक. Note that the rubber sheet has been fixed on the side of the container and not at the bottom. Does the bulging of the rubber sheet in this case indicate that water exerted pressure on the side of the container as well? Let us investigate further. अब एक और एक्टिविटी देखते हैं. Take any empty plastic bottle or cylindrical container. ठीक है. Okay. You can take a used tin can or a used plastic bottle, drill 4 holes all around near the bottom. हम कुछ इस तरीके से होल्स बना लेंगे इसमें, कुछ इस तरीके से. ठीक है, बॉटल में. फिर हम क्या करेंगे, मेक श्योर दैट द होल्स आर एट द सेम हाइट फ्रॉम द बॉटम, है ना, सेम हाइट पे होंगे. नाउ फिल द बॉटल विद वाटर. व्हाट डू यू ऑब्जर्व? Do the different stream of water coming out of the hole fall at the same distance from the bottle? What does this indicate? Liquid exert equal pressure at the same depth, है ना, क्योंकि इक्वल फ्लो होगा सबका, क्योंकि सारे होल्स इक्वल हाइट पे हैं. Can you now say that liquid exert pressure on the walls of the container? Yes. Do gas also exert pressure? बिल्कुल करते हैं. Do they also exert pressure on the walls of their container? Let us find out.
बूजो कह रहा है आई हैव सीन फाउंटेन्स ऑफ वाटर कमिंग आउट ऑफ द लेक जॉइंट और होल्स in pipes. Leaking joints are holes in pipes supplying water. It is not due to the pressure exerted by water on the walls of the pipe. क्या ऐसा प्रेशर की वजह से नहीं होता? When you inflate a balloon, why do you have to close its mouth? जब हम क्या करते हैं, बलून को हवा दे के फुलाते हैं तो हमें उसका माउथ बंद करना पड़ता है. वॉट हैपन्स वेन यू ओपन द माउथ ऑफ इन्फ्लेटेड बलून? क्या होगा? सपोज यू हैव अ बलून विच हैज़ होल्स, शुड यू बी एबल टू इन्फ्लेट इट? नो, हम उसको फुला ही नहीं पाएंगे, है ना, कितना भी हम उसमें फूंक मार लें. इफ़ नॉट, वाई कैन वी से दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर इन ऑल द डायरेक्शन? यस. Do you recall what happens to the air in the bicycle tube when it has puncture? जब पंक्चर हो जाता है तो क्या होता है? जब साइकिल पंक्चर हो जाती है तो क्या होता है, उस पर हवा भरती ही नहीं है ना, हवा निकल जाती है. डू दीज ऑब्जर्वेशन सजेस्ट दैट एयर एक्सर्ट प्रेशर ऑन द इनर वॉल्स? यस. सो वी फाइंड दैट गैसेस टू एक्सर्ट प्रेशर ऑन द वॉल्स ऑफ देयर कंटेनर. मतलब लिक्विड्स भी प्रेशर डालते हैं उनकी वॉल्स पे कंटेनर के, और गैसेस भी डालते हैं. ठीक है. अब एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है? हमने देखा फ्रिक्शन, है ना, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स और भी ढेर सारे फोर्सेस. अब देखते हैं एटमॉस्फेरिक प्रेशर क्या होता है. यू नो दैट देयर इज एयर ऑल अराउंड अस. दिस envelope of air is known as the atmosphere. हमारे चारों तरफ क्या है? हवा ही हवा है. और ये जो इन्वेलप है जिससे हम घिरे हुए हैं, जो हमारे सराउंडिंग में है, उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेयर बोलते हैं. The atmospheric air extend up to many kilometer above the surface of the earth, है ना, बहुत सारे किलोमीटर तक फैला हुआ है वो ऊपर तक. The pressure exerted by this air is known as atmospheric pressure. वो जो हम पे प्रेशर डालता है उसे हम क्या बोलते हैं? एटमॉस्फेरिक प्रेशर बोलते हैं. हम जानते हैं प्रेशर क्या होता है? फोर्स पर यूनिट एरिया, मतलब पर यूनिट एरिया में जो फोर्स लगता है उसे हम प्रेशर कहते हैं. ठीक है. अगर हम इमेजिन करें एक यूनिट एरिया a very long cylinder standing on it filled with air, then the force of gravity on the air in this cylinder is the atmospheric pressure. Okay, but how large or small is the atmospheric pressure? कितना होता है atmospheric pressure? कितना ज़्यादा कितना कम? Let us get an idea about its magnitude. ठीक है. Take a good quality rubber sucker to it looks like a small rubber tube. ठीक है. Press it hard and on a smooth plain surface. Does it stick to the surface? क्या होता है? वो चिपक जाता है. Now try to pull it off the surface. Can you do it? When you press the sucker, most of the air between its cup and the surface escapes out. वो बाहर चले जाती है. और क्या होता है, जो शक्कर होता है वो क्या होता है, उस पर सरफेस पे चिपक जाता है, क्योंकि जो प्रेशर होता है एटमॉस्फेयर का उस पर वर्क करता है, उस पर एक्ट करता है. अगर हम उसको स्टिकर को पुल करते हैं सरफेस से तो क्या होता है, तो हमें ज़्यादा फोर्स लगाना पड़ेगा, है ना, जो किससे हो, उस एटमॉस्फेरिक प्रेशर से ज़्यादा हो. ठीक है. दिस एक्टिविटी माइट गिव यू एन आइडिया अबाउट द मैग्नीट्यूड ऑफ एटमॉस्फेरिक प्रेशर. इन फैक्ट इट शुड नॉट बी पॉसिबल फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू पुल अ sucker ऑफ द surface if there were no air at all between the sucker and the surface. Does it give you an idea how long the atmospheric pressure is? If the area of my head is 15 centimeter into 15 centimeter, how much force air will exert on my head? The force due to air in the column of the height of the atmosphere and area 15 into 15 centimeter is nearly equal to the force of gravity on an object of mass 225 किलोग्राम, मतलब लगभग 2250 न्यूटन. ठीक है.
The reason we are not crushed under this force of gravity is that pressure inside our body is also equal to the atmospheric pressure. हम क्यों क्रश नहीं होते इतना ज़्यादा प्रेशर झेलने के बाद भी? क्योंकि हमारे अंदर का जो प्रेशर है वो भी कैसा है, वो भी एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बराबर है, ठीक है। एंड इट बैलेंस द प्रेशर फ्रॉम आउटसाइड, जो हमारे अंदर का प्रेशर है वो बाहर के प्रेशर के बराबर है, इसलिए वो बैलेंस हो जाता है, ठीक है। इसलिए वो हमें फील नहीं होता, ठीक। अब कुछ एक्स्ट्रा बातें हैं। डिड यू नो ओटो वॉन क्यूरिक, a German scientist on the 17th century invented a pump to exert air out of vessel. उन्होंने एक पंप को इन्वेंट किया था जो क्या कर रहा था, जो एयर को बाहर निकाला था। विद द हेल्प ऑफ दिस पंप ही डिमॉन्स्ट्रेटेड ड्रामेटिकली द फोर्स ऑफ द एयर प्रेशर। उन्होंने क्या किया, डिमॉन्स्ट्रेट किया कि जो फोर्स होता है एयर प्रेशर का फोर्स कितना होता है, ठीक है। ही ज्वाइन टू हॉलो मेटेलिक हेमिस्फीयर ऑफ 51 किलोमीटर डायमीटर ईच एंड पम्प्ड एयर आउट ऑफ देम। उन्होंने क्या किया, 51 सेंटीमीटर डायमीटर का दो हेमिस्फीयर लिया और उसके बीच का जो एयर था उसको निकाल के बाहर कर दिया, ठीक है। देन ही एम्प्लॉयड 8 हॉर्सेस ऑन ईच हेमिस्फीयर टू पुल देम। दोनों साइड उन्होंने क्या किया, 8 हॉर्सेस इधर 8 हॉर्सेस उधर लगा के खींचना स्टार्ट किया कि ये जो हेमिस्फीयर है, ये जो बॉल जैसा दिख रहा है, ये अलग अलग होता है या नहीं होता, क्योंकि वो चिपक गया उसके बीच से एयर निकालने के बाद, ठीक है। सो ग्रेट इज द फोर्स ऑफ एयर प्रेशर दैट द हेमिस्फीयर कुड नॉट बी पुल्ड अपार्ट, ठीक है। ये चैप्टर एंड हो गया, ठीक है। हमने क्या क्या सीखा इस चैप्टर में, force could be push or pull, है ना। A force rises due to the interaction between two objects. Force has magnitude as well as direction. A change in the speed of an object of the direction of its motion both implies a change in its state of motion, ठीक है। Force acting on an object may cause a change in its state of motion, ओके। चलिए मिलते हैं अगले चैप्टर के साथ। आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताइएगा।